युवा होते हुए किशोर को भली-भांति समझकर उसकी सुघड़ व्यक्तित्व की रचना करने को तत्पर सभी अभिभावकों और संरक्षक मंडल का मैं अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आपका अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और साथ ही सभी व्यूअर्स का, लाइक करने वालों का, शेयर करने वालों का, कॉम्प्लीमेंट देने वालों का, सुझाव देने वालों का और इस सेशन से उत्पन्न शंकाओं के समाधान हेतु तत्पर सभी आप सभी का मैं मैं और मेरी पूरी सोसाइटी श्री अरविंदो सोसाइटी जो कि अब आपकी भी बन गई है, वो आपका आभार व्यक्त करती है। 12 जनवरी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाता है पूरा देश और ये 1984 से ही इसका नाम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उद्घोषित कर दिया गया था। कि चाहती तो मैं यही थी कि मैं आपका सेशन उसी दिन लूँ, परंतु कुछ अपरिहार्य कारण के कारण मैं आपका सेशन नहीं ले पाई, उसका मुझे बहुत खेद है। दे क्योंकि भारत सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। भारत की प्रतिष्ठा केवल बौद्धिक चिंतन ही नहीं चिंतन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार के धरातल पर भी मानवीय उत्कर्ष का कार्य करने की है। इस सब को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि राष्ट्र युवाओं के कंधे पर निहित है। जिस राष्ट्र में युवा क्रियाशील हैं, उत्साही हैं, जागरूक हैं, वही राष्ट्र एक विकसित समुन्नत राष्ट्र के रूप में निखर कर आता है। अगर आप देखो तो जापान को, चीन को और धीरे अब देखा जाए तो अमेरिका तक में भी अब धीरे-धीरे युवाओं का की अल्पता बढ़ती चली जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि उनकी स्थिति कितनी बदतर सी होती चली जा रही है, उनकी स्थिति बड़ी अजीब-सी होती चली जा रही है। तो अगर हम देखें कि भारत की जो स्थिति है, वो अत्यधिक उन्नत होगी क्योंकि उसका युवा बहुसंख्यक में है, बहुसंख्या की स्थिति में है और इसी के साथ-साथ ही अगर मैं सोचूँ कि भारत की युवा जनसांख्यिकी से जनसांख्यिका की का लाभ आने वाले वर्षों में हमें बहुत कुछ मिल सकता है, जो कि अन्य देशों को नहीं मिल सकता। परंतु कुछ कारण इस तरह के बनते चले जा रहे हैं कि हम असलियत से बहुत दूर हो गए हैं। हमारा युवाओं में आकांक्षाएँ इतनी बढ़ गई हैं, परंतु उसके साथ-साथ उनकी बेचैनी और उत्तेजना भी अलग-अलग हम महसूस करते हैं कि उसके अंदर बेचैनी है, उत्तेजना है। कई परिस्थितियों में इस तरह की होती है, तो इसीलिए युवा आज मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ जैसा कि आज हमने एक ये अपना टॉपिक लिया है कि युवा होता किशोर क्यों न मचाए शोर क्योंकि किशोरावस्था युवावस्था का प्रथम चरण है। शैशवावस्था में एक व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण नहीं होता, बाल्यावस्था में नहीं होता, परंतु जब किशोर होता है, किशोर के साथ किशोर ही एक युवा व्यक्ति का परिचायक होता है। एक युवा व्यक्ति की जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो परिचय है, वो उसके किशोर के विकास से ही आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारे लिए क्योंकि हम किस लिए अपने बच्चे की अच्छी मानसिक, शारीरिक संरचना पर बल दे रहे हैं? केवल इसलिए ना कि वो एक इतना अच्छा युवक बने कि वो राष्ट्र की, समाज की सारी परिस्थितियों को बहुत भली प्रकार से वहन कर सके, उनको समझ सके, उनके प्रति कार्य कर सके। तो यदि इस व्यक्तित्व तो अगर इसको देखा जाए तो व्यक्तित्व विकास का ये एक महत्वपूर्ण चरण है। यदि इस विकासशील स्थिति का क्योंकि विकसित तो ये है नहीं, इस विकासशील स्थिति का हम भली प्रकार से ध्यान नहीं रखेंगे तो
हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि बच्चा गलत रास्ता जैसे ही अपना लेगा, तो हमारे लिए जीवन भर का रोना हो जाएगा। आप अगर किसी कृष्णमूर्ति जी की किताब में एक बार लिखा हुआ था कि जब आप 70 वर्ष के हो जाते हैं, तो आपसे कोई किसी तरह की बातें नहीं करता। केवल बात करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? जब आपसे पूछा जाता है आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपने उसके अंदर किशोरावस्था में कैसी नींव डाली, किस प्रकार के गुणों का संचार किया, किस प्रकार से उसको विकसित किया, ये आप पर निर्भर है। तभी आप 70 वर्ष की अवस्था में बता सकते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची आज इस स्थिति पर पहुँची हुई है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप जीवन भर का रोना आपको ना रोना पड़े। आपकी जो इस तीसरी अवस्था, यानी कि पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था, उसका भली प्रकार से परिचालन करें, उसको समझें, उसको किस तरह से आपको निर्मित करना है, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो है आपकी ये स्थिति अगर गलत स्थिति में चली जाए, तो आप जीवन भर सिर को पटकते रहेंगे, जीवन भर रोते रहेंगे। आपने कई बार देखा होगा, कई बच्चे, कई युवक बहुत गलत स्थितियों में पड़े होते हैं, तो सीधे या तो उनके जीवन संगिनी या जीवन साथी उनका ये कहता है, "बच्चे बचपन में तेरा पालन-पोषण कैसे हुआ है? तेरे को" उनके माँ-बाप को वो गंदे शब्द बोलते हैं कि इसका ध्यान ही नहीं रखा गया। तो क्या है कि ये सारा कुछ आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसका संवर्धन, पोषण किस प्रकार से कर रहे हैं। 11 से 17 के वर्ष की जो अवस्था होती है, उसको हमारे यहाँ किशोर अवस्था की संज्ञा दी गई है। जबकि ये 2 स्थितियों में होती है, एक पूर्वावस्था, एक उत्तरावस्था। 11 से 17 तक की तो पूर्वावस्था मान ली जाती है, जिसमें धीरे-धीरे विकास होता चला जाता है। पर 17 से 19 वर्ष की अवस्था जो है, वो उत्तरावस्था मानी जाती है। परंतु इसमें सब लोगों के अलग-अलग राय हैं। कई मनोवैज्ञानिकों का अलग-अलग मत मत है। देखा जाए तो ये एक अगर हम इस महत्वपूर्ण बात पर विचार नहीं करेंगे, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल विसंख्यित हो जाएगी, एक गलत परिस्थितियों में पड़ जाएगी। इसीलिए तो आज हमने ये इसका टॉपिक रखा है, युवा होता किशोर क्यों ना मचाए शोर। आज हम केवल इसके लक्षण ही जानेंगे, इसके विषय में जानेंगे कि आखिर किशोरावस्था कहते किसे हैं। कल मैं अगले सेशन में मैं आपसे इस विषय पर बात करूँगी कि हमें उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो 11 से 17 वर्ष की जो अवस्था है, वो व्यक्तित्व विकास पर एक महत्वपूर्ण विचार करने योग्य अवस्था है और ये विकासशील है, विकसित नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें विकसित नहीं हुआ है। एक युवा है, प्रौढ़ है, एक विकसित अवस्था में है, परंतु किशोरावस्था एक विकासशील अवस्था है। तो इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो एडोलसेंस कहते हैं और ये शब्द मिला है एडोलसियर से। एडोलेसियर के का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मजबूती की तरफ बढ़ना। ना तो 11 से 12 साल की उम्र में ही बच्चे की नसों में ज्वार आने लगता है, इसीलिए इसको एक ज्वार भाटे की अवस्था भी कहते हैं। और उस ज्वार को और बाढ़ का अगर हम सही उपयोग कर लेते हैं, तो हमें सफलता मिलती जाती है। नहीं तो अगर हमने उस बाढ़ का भली प्रकार से अवरोध जहाँ करना है, जहाँ निकालना है, जिस से करना है उसका प्रयोग नहीं किया, तो हम अपनी अभिभावकत्व में असफल नज़र आते हैं। तो हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण एक परिस्थिति है हमारे लिए, जब हमारा बच्चा किशोर हो रहा होता है। तो क्योंकि इसीलिए इसकी शक्ति और धारा के साथ हमें नई यात्रा आरंभ कर देनी होती है। हम उसके साथ-साथ नए ढंग से हमारा सोचना, समझना सब हमारा उसके अनुसार चलता चला जाता है। अतः हम केवल आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है? किशोरावस्था है क्या?
कल हम आपके साथ व्यवहार में बताएँगे कि आपको उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, क्योंकि समय की कमी हो जाती है। समय की कमी पर हम विस्तार नहीं दे पाते हैं किसी भी बात को। इसलिए मैं आज विस्तार से इसके विषय में चर्चा करूँगी। यदि आपको भी इस बीच में कुछ भी समझ में आए, जो मैं ना कह पाई हूँ, तो आप बहुत आराम से सुझाव के रूप में स सजेशन के रूप में आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। तो ये किशोर ही एक ऐसा है जो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अतः शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद कौन-सी अवस्था आ गई? किशोरावस्था। अब हम क्या करते हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में तो बच्चे की बड़ी तारीफ़ करते हैं। देखो ये कैसे बोल रहा है, देखो ये कैसे कर रहा है, आज तो मेरा बच्चा ये करके आया, वो करके आया। पर जैसे ही बच्चा किशोर होने लगता है, हम उसे झिड़कियाँ देने लगते हैं, डाँटते रहे, "तू तो निरा बेवकूफ़ हो गया, तू तो पागल है, तुझसे तो ये भी काम नहीं होता, ये नहीं होता।" क्यों देने लगते हैं? क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पर जाने-अनजाने में वो तो खुद ही नहीं जानता मैं कैसी हरकत कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। परंतु आप तो समझदार हैं, आप तो कम से कम ऐसे अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। आप उसके साथ ये जानिए आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसके अंदर ऐसे परिवर्तन कैसे आ रहे हैं? अब तक तो वो छोटा-सा बच्चा कहलाता था, बिल्कुल नाक बहती थी। थोड़े दिनों में उसकी दाढ़ी मूँछें भी निकलने लगी, उसके अंदर शारीरिक, मानसिक सारे परिवर्तन आने लगे। तो उसके लिए आप जो है क्यों क्यों खींचते हैं? क्यों परेशान हो जाते हैं? आप ध्यान दीजिए, मैं भी तो कैसा था, मैं भी तो कैसी थी। अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं क्यों मैं अपने अनुरूप जो मेरे साथ नहीं हुआ, मैं उससे भी बेहतर करने का उसके साथ प्रयास करूँ। तो हमें समझना चाहिए कि उसके मन में चल क्या रहा होगा। वो और पर हमारी अपेक्षा उसके साथ बड़ी बढ़ती चली जा रही है। वो विकासशील बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण कर रहा है। हम इस बात को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? उसकी संभावित शक्तियों की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा? आज हम इसी बात पर बात कर रहे हैं कि उसकी संभावित शक्तियाँ क्या-क्या हैं? तो ये काल जो है बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत कठिन काल है। ये संधि काल है, क्योंकि बाल्यावस्था से किशोरावस्था के उसमें बच्चा जा रहा है। उसके अंदर कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं जिसको कि वो समझ नहीं पा रहा है। तो वो तारुण्य से परिपक्वता की ओर के उदय की तरफ बढ़ रहा है। तो ना तो वो बालक है, ना वो प्रौढ़ है, क्योंकि बालक से तो ऊपर उठ चुका है, खुद को श्रेष्ठ समझ रहा है, परंतु प्रौढ़ बन नहीं पाया है। तो वो जो उसकी जो है अविकसित है वो, अपरिपक्व है। संघर्ष की ललक उसके अंदर है कि मैं, क्योंकि ऊर्जा उसके अंदर बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैंने कहा कि उसकी नसों में ज्वार आ रहा है, तो वो जो है ऊर्जा उसके अंदर बढ़ रही है, तो उसके अंदर एक संघर्ष की ललक होती चली जा रही है। पर उसके साथ-साथ उसके अंदर विरोध के स्वर भी हैं। वो हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। विरोध के स्वर भी उसके साथ बह रहे हैं, उसके स्वतंत्र विचार हैं, विचारधारा होती है, पर वो विकसित नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो उसको दूसरा जो समाज है, जो दूसरे लोग हैं या समाज के लोग हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो उसको फिर बहुत बुरा लगता है, उसको उसके अंदर ये लगता है ये लोग मुझे क्यों नहीं समझना चाहते। इस तरह की जब उसके अंदर बात होती है तो उसके अंदर एक आक्रोश आ जाता है और उससे ही वो कभी क्रोधी भी हो जाता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसके अंदर घृणा भी आ जाती है। तो ये है और साथ-साथ समायोजन में उसकी कठिनाई होती है, उसकी अपराध प्रवृत्ति बहुत चरम पर आ जाती है। यदि उसको सँभाला नहीं नहीं गया तो वो बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा। या तो क्योंकि उसके व्यवहार, मनोवृत्ति और दृष्टिकोण में अंतर आ गया है, यदि हम उसमें ठीक रास्ता नहीं अपनाएँगे, तो हमें तो सिर धुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी उलझन की अवस्था से हमें सामंजस्य बैठाना है, हमें उसको एक सही रास्ता दिखाना है। वो तो बालक है, उसकी तो बाल सुलभ किशोर चेष्टाएँ हैं, उसको तो हमें समझना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें समझाना पड़ेगा। तो अभी कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 2 प्रकार से विकास होता है। एक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये विकास अत्यंत द्रुत गति से विकास का काल होता है। बहुत तेज़ी से आता है, जैसे कि छलांग लगाई। कल तक तो, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले, कल तक तो वो नाक पहुँचता बच्चा था, आज वो एकदम बड़ा लंबा और लंबा और दाढ़ी मूँछ वाला सा बच्चा आ गया। एकदम देखते ही सब लोग कहते हैं, "अरे!
ये इतना बड़ा हो गया, ये कैसा लगने लगा, एकदम ही बदल गया। तो ये एक तो द्रुत गति है, एक कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है ये क्रमिक विकास का काल है। जैसे ऋतु परिवर्तन के समय धीरे-धीरे करके से ऋतु अपने ज्वार पर आती है, उसी प्रकार से ये जो है किशोरावस्था भी धीरे-धीरे आती है। ख़ैर ये वाला हमारा विकास नहीं है, असली बात ये है कि हम बहुत बड़े संघर्ष वाले तनाव या विरोध की अवस्था जो कि किशोरावस्था है, इसको हम कैसे पहचानें? जिससे पहचान करके हम बच्चे को प्रगति और विकास के मार्ग पर ले जाएँ, जिससे कि वो अनमना ना हो, कठोर ना हो। तो आइए जानें कि उसके अंदर क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं। देखा जाए तो किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि शारीरिक सबसे पहले तो इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यौवन आरंभ के लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं। इस बालिका में स्त्रीत्व के लक्षण आ जाते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लक्षण आते चले जाते हैं और वो परिपक्वता की तरुणता से त त त तरुण होते हुए धीरे-धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो पर वो असहज हो रहा है, बहुत परेशान होता जा रहा है कि क मुझे क्या हो रहा है? ना तो वो मानसिक रूप से समझ पा रहा, ना शारीरिक रूप से। अब तक तो वो जो कपड़े पहन रहा था बहुत अच्छी तरह से पहन रहा था, मिट्टी में भी खेल रहा था, कहते हैं एकदम ही सब लोगों की रोक-टोक आने लगी क्योंकि वो लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लड़कियों को टोका जाने लगा, इधर मत जाओ, इससे बात मत करो। वो समझ नहीं पाती या लड़का भी समझ नहीं पाता कि जो मैं करना चाहता हूँ मुझे क्यों नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उससे खुद भी वो हैरान है कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। तो उसी तरह से उसमें मानसिक भी परिवर्तन आ रहे हैं, मानसिक योग्यता में उसकी वृद्धि चली होती चली जा रही है, उसके अंदर कल्पनाशीलता बढ़ती चली जा रही है। वो नई-नई कल्पना करता है, काश मेरे पास ये होता। ये दिवा स्वप्नों में लगा रहता है, दिन में ही सपने देखता है, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो जाए, मैं तो ऐसा करूँगा, मैं अपनी मम्मी को यहाँ घुमा कर लेकर जाऊँगा और आने वाली जीवन संगिनी के विषय में भी वो सोचने लगता है या जीवन संगी के साथी के विषय में भी वो लड़की भी सोचने लगती है। तो उसके अंदर तर्क-वितर्क की क्षमता बढ़ती चली जाती है। पोर्नोग्राफ़ी की आदत अगर उसको सही ढंग से नहीं सँभाला गया, तो पोर्नोग्राफ़ी में क्योंकि सोशल मीडिया तो एक ऐसी खिड़की है कि वो बच्चे की आंतरिक शक्तियों को ख़त्म कर के एक ऐसी खिड़की खोल देती है, जहाँ पर कि उसे पूरी तरह सब कुछ नहीं दिखाई देता, केवल वही दिखाई देता है, जो खिड़की के सामने होता है। तो वो पोर्नोग्राफ़ी में लग जाता है। गिव एंड टेक की उसके अंदर आदत खत्म हो जाती है, देना और लेना। वो सोचता है मैं कि ना किसी को दूँ, ना किसी को लूँ। सिर्फ़ वो एक स्वार्थी की तरह से बनता चला जाता है। वो जो है विरोधी मानसिक दशाओं में जीने लगता है, संघर्ष करने की उसके अंदर ललक बढ़ती चली जाती है। परि परिवार से भी वो विरोध की आदत पड़ती चली जाती है और उसी तरह से उसमें सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। सामाजिक में वो दूसरे की किसी के क कहता है कि उसके घर में बड़ी गाड़ी है, उसके घर में तो उसे लगता है कि मेरे माता-पिता क्यों नहीं ले लेते? मेरे माता-पिता क्यों ऐसे लालची और क्या कहते हैं कंजूस टाइप के हैं। मेरे घर में भी ये होना चाहिए, पता नहीं मैं कैसे लाऊँ? और इससे ना वो अपने माता-पिता को हीन समझने लगता है। तो और कई बार क्या होता है उसके अंदर लीडरशिप आती चली जाती है। इसीलिए वो ना तो दोस्तों के साथ रह पाता, दोस्तों के साथ नहीं रहना पसंद करता और जो है ये आपके दोस्तों के साथ नहीं रहता ना ही किसी के साथ एडजस्ट होना चाहता। वो चाहता है बस जहाँ भी मैं रहूँ केवल मेरी ही बात वहाँ पर सुनी जाए। तो इस तरह से उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं। साथ-साथ संवेगात्मक परिवर्तन तो मैं आपको पहले से भी बताती जा रही हूँ। उसके अंदर भावनात्मक स्थिति होती है, कभी वो हँसने लगता है, कभी वो रोने लगता है, किसी-किसी चीज़ से जल्दी प्रभावित होने लगता है। असाधारण कार्य को भी वो साधारण सा समझने लगता है, सोचता है मैं सब कर लूँगा और असंभव कार्य को भी करने की उसके अंदर क्षमता पैदा करने लगता है। उसे लगता है कि अरे! ये क्या काम है? अरे! कैसे नहीं हो जाएगा? पता नहीं कैसे ये लोग सोच रहे हैं कि ये काम नहीं होगा और कभी-कभी अदम्य उत्साह से पूरित होता है कि ये इतना बड़ा ये काम तो मैं
कैसे ना करूँ? तो एक अदम्य उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है, परंतु कुछ ही क्षणों में ज़रा-सी बात से वो हतोत्साहित भी हो जाता है। अगर उसे किसी ने कुछ कह दिया, तो वो एकदम उसकी इच्छाएँ एकदम डूब जाती हैं और कोई किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी, तो एकदम उत्फुल्ल हो जाता है कि सोचता है मैं पता नहीं क्या हूँ। तो इस तरह की जो इसकी है, कभी-कभी वो स्वार्थी भी हो जाता है, डिप्रेशन में भी आने लगता है। तो ये इतनी अजीब-सी चेंजेज़ आते रहते हैं, इतने परिवर्तन आने लगते हैं जिससे कि उस वो स्वयं में मानसिक रूप से असंतुलित होता रहता है। वो खुद नहीं समझ पाता कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। इसी तरह से उसके अंदर स्थायित्व और समायोजन की का अभाव होता चला जाता है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। सोचता है मैं किसके साथ रहूँ? उसे माता-पिता की बातें अच्छी नहीं लगती, उनकी टोका-टोकी नहीं अच्छी लगती, दोस्तों के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा और उसमें माता-पिता भी चाहते हैं क्योंकि दोस्तों में उसको श्रेष्ठ नहीं समझा जा रहा। अगर उसको श्रेष्ठ समझा जा रहा है, तो वो उससे उद्दंड भी होता चला जा रहा है। तो और या फिर ज़बरदस्ती वो बल प्रयोग करने की इच्छा उसके अंदर होती है। कभी-कभी वो इतना आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है कि सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता। तो ये उसके अंदर जो मनःस्थिति है, वो स्थायित्व वाली भी नहीं है, ना ही समायोजन की उसके अंदर क्षमता है। तो और मनःस्थिति उसके बालक के समान है क्योंकि था तो वो बच्चा ही, अभी विकसित तो हुआ नहीं, विकासशील अवस्था में है, पर उसका विकासशीलता को सही रूप नहीं दिया गया, तो इस तरह की उसके अंदर स्थिति बनती जा रही है। कभी-कभी वो इंट्रोवर्टनेस आ जाती है। कहना चाहिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता चला जाता है, ना किसी से बात करना पसंद करता, कोई अगर उसके लिए कुछ कर दे, तो उसका भी एहसानमंद नहीं होता। उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके लिए कुछ कर रहा है और कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा वो भी हो जाता है कि हाँ भाई, उसने मेरे लिए वो कितना कुछ किया है और सेल्फ सेंट्रिक सा हो जाता है और कभी-कभी वो क्या है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, आसानी से दूसरों के बहकावे में भी आ जाता है। इस एज में इसीलिए हमें बहुत परेशानी होती है कि बच्चा कहीं बहक ना जाए। उसके अंदर विरोधी मानसिक दशाएँ आती चली जाती हैं। क्या है, वो बालक से श्रेष्ठ हो चुका है, परंतु बालक तो नहीं है, तो उलझन की अवस्था में अस्थिर रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, कभी-कभी अपने आप प्रसन्न हो जाता है, बातें शेयर नहीं करता कि इनको क्या बताना, ये तो समझते तो है नहीं, माता-पिता से बातें शेयर करना पसंद नहीं करता कि करूँगा ये लोग मेरी हँसी उड़ाएँगे। कभी-कभी उसे लगता है कि मेरी बातें शायद दूसरा समझ नहीं पाएगा, ये शायद मेरी हास्य की स्थिति ना बना दें, तो वो उसकी क्षमता उसको बना देता है और तर्क चिंतन की भी उसके अंदर जो है किसी के प्रति कभी-कभी जुड़ाव नहीं होता, कोई जुड़ता ही नहीं है कि अपने में अकेले रहना, है ना? ना किसी से बात करना, शेयर भी नहीं करना, जुड़ाव भी नहीं करना और खेल में भी वो सोचेगा मैं क्यों खेलूँ इनके साथ? ये क्या मेरे साथ के हैं? इनको तो कुछ समझ ही नहीं है, दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझ के वो जो है उसके अंदर एक विरोधी मानसिक दशाएँ होती जाती हैं। वैसे जैसे कि बाल्यावस्था में झुंड बनाकर खेलने की आदत होती है, इसमें उसके अंदर ईगो की भावना बहुत आती चली जाती है और सबसे बड़ी बात ये है कि मानसिक स्वतंत्रता और अधिकारियों के प्रति उसके अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है। वो सबसे तर्क करना चाहता है, हर बात को एकदम ग्रहण नहीं करता, किसी की बात को सहज रूप से ग्राह्य करना उसको बुरा लगता है। अपने अध्यापक उसे बुरे लगने लगते हैं कि ये तो ऐसे हैं, उनकी हँसी उड़ाना, उनका उपहास करना उसे बहुत प्रिय लगता है और वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता कि उससे कहा जाए तुम ये करोगे, तो उसको कहता है मैं क्यों करूँ? हैं? उसको अगर पनिशमेंट दिया जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे क्यों पनिशमेंट दिया जा रहा है, मैं तो जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो वो ना बंधन में बंधना चाहता, ना किसी के आदेश का पालन करना चाहता, तो ये उसके अंदर एक चेंजेज़ आ जाते हैं और उसके अंदर बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 16 वर्ष की आयु मानसिक आयु कि 16 वर्ष की आयु तक बच्चे की मानसिक आयु में सबसे अधिक वृद्धि हो जाती है, पूर्ण रूप से वृद्धि हो चुकी होती है। तो वो क्या करता है कि कॉन्सेप्ट के आधार पर ही अमूर्त चिंतन करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, तर्क चिंतन की क्षमता आ जाती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आती है और कैसे और क्यों में वो संतुष्टि चाहता है।
उसकी रुचियों में भी परिवर्तन आता जाता है। किशोर और किशोरी बाल्यावस्था में जैसे कि बिल्कुल सामान्य ढंग से खेलते हैं, तो किशोरियों में जैसे डांस करने की इच्छा होती है, आपके परिधानों के प्रति रुचि होती है और आपके डांस है, कला में उसकी रुचि होती है और सजने में होती है, आभूषण इकट्ठे करने में होती है। तो लड़कों में व्यायाम की व्यायाम की इच्छा होती है, शरीर को पुष्ट रखने की इच्छा होती है, आपके खेल-कूद में इच्छा होती है, दौड़-धूप करने की इच्छा होती है। इस तरह की उसकी रुचियों में परिवर्तन होता जाता है। तय स और स उसके अंदर सबसे बड़ा वो है काम भावना का उदय हो जाता है, काम भावनाओं का विकास होता चला जाता है। ये कहना चाहिए काम भावना इसकी क्रियाशील होती है, जबकि ये कहा जाता है चाहे सारे जीवन भर काम भावना आवश्यक नहीं होती, पर मूल तथ्य किशोरावस्था का यही है। क्योंकि उसके अंदर जो है सबसे पहले तो आत्म प्रेम होता है कि स्वयं से प्रेम करने लगता है, स्वयं से सजेगा, संवरेगा, संवरेगी सब है और चाहेगी कि सब उसके विषय में बात करें कि मैं कितनी अच्छी हूँ, तो उसके अंदर आत्म प्रेम की भावना आ जाती है। कई बार वो शुरुआत तो समलैंगिक लैंगिक प्रेम से होती है, अपनी सखियों के प्रति, किसी के प्रति बहुत प्रेम करने लगेगा। ऐसी प बच्चा भी अपने दोस्त से करने लगेगा, पर धीरे-धीरे वो विषम लिंगी से प्रेम करने लगता है। उनके साथ बात करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ जाना, उसको एक मानसिक संतुष्टि देता है। तो वो जो है उसके अंदर इतनी काम भावना की चेंज आती है, तो उसके अंदर कई बार उसको लेकर के बेचैनी होती है, व्याकुलता होती है, लड़कियों के अंदर लज्जा की भावना आने लगती है। तो ये सब एक किशोरावस्था के लक्षण हैं। उसके अंदर कल्पना का बाहुल्य हो जाता है कि नई-नई कल्पना करता है। कई बार देखेंगे कि किशोरावस्था में बड़े-बड़े आविष्कार हो जाते हैं। किशोरावस्था से क्योंकि कल्पनाएँ नए-नए आकार लेती हैं और उसको वो साकार करने की कोशिश करता है, तो नई है। इसीलिए अगर प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो बच्चा जो है नई-नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता है प्रैक्टिकल्स में। अपने उनकी एग्ज़िबिशन वगैरह लगती हैं, तो कई बार देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें स्कूल्स में बना के ले जाते हैं, घर में भी नई-नई बातें करते चले जाते हैं। तो ये है कि कल्पना के का उसके अंदर बहुत विकास होता चला जाता है और उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना बहुत आती है। आत्मसम्मान जैसे कि उसके अगर किसी के सामने यानी कि कक्षा में बच्चा बैठा है या कोई घर में लड़कियाँ आई हुई हों, किसी लड़के को ज़रा-सा डाँट दे तो उसको बड़ी बेइज़्ज़ती महसूस होती है। अच्छा, मुझे ऐसे कह दिया, उनके सामने कह दिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई और वो उसको ना अपना आत्मसम्मान का प्रश्न बना लेता है। ऐसे ही कहीं जाते-आते में किसी ने उसके पिताजी को भी कह दिया, उसकी माताजी को कह दिया, खुद को कह दिया, तो वो उसके लिए एक आत्मसम्मान का प्रश्न होता है। जैसे कि जब वो 18 वर्ष से ऊपर की तरफ होता है, तो वो थोड़ा-थोड़ा प्रौढ़ होने लगता है, युवा होने लगता है, तब इन बातों को सोचता है, अरे इन बातों में समय क्या बर्बाद करना। परंतु उस समय किशोरावस्था में उसके लिए आत्मसम्मान की भावना बहुत आवश्यक हो जाती है। उसके अंदर निर्भरता और अधीनता की प्रवृत्ति आ जाती है। वो माता-पिता को निर्भर नहीं रहने देता, चाहता है कि मैं माता-पिता के लिए आत्मनिर्भर होकर के इनके लिए कार्य करूँ। बड़ों के लिए कार्य करना चाहता है और उनके अधीन भी होना चाहता है, परंतु अधीन कैसे होना चाहता है, किसी न किसी को आदर्श मान लेता है। वीर पूजा की भावना इसके अंदर होता है, किसी को आदर्श मानकर उसके पद चिन्हों पर चलने लगता है और इसके साथ-साथ उसके अंदर ये लगता है कि जो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे अंदर बिल्कुल समाहित हो जाएँ। कई बार तो देखते हैं कि बच्चा जो है उसी तरह की पोशाक पहनने लगता है, उसी तरह का आचरण, चाल-ढाल सब उसकी उतनी चली जाती है। तो यानी वो उसके अंदर बहुत ही आत्मनिर्भर और अधीनता की प्रवृत्ति होती चली जाती है। वो आदर्श बनाने की कामना उसके अंदर होती है और उसके अंदर धार्मिक भावना का भी उदय होता है। उसको लगता है ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने लगता है। ईश्वर के और उसके अंदर आत्म संयम आने लगता है, आत्मनियंत्रण आने लगता है, कर्तव्य पालन की भावना आती है। जो बच्चे कभी सुबह नहीं उठते थे, वो सुबह उठ कर के मंदिर भी जाने लगते हैं, घंटियाँ बजाने लगते हैं। वही अपने धर्म के अनुसार और उसके विषय में एक आस्था उनके अंदर जगती चली जाती है और समाज सेवा के आदर्शों से भी वो प्रेम करते
करते रहते हैं। परंतु इसके साथ ही एक बहुत बड़ी वो है अपराध प्रवृत्ति का भी जन्म इसी किशोरावस्था में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कष्टकारक और हानिप्रद है समाज के लिए। उसका कारण क्या होता है, जब उसके अंदर कोई इच्छा पूर्ति में उसकी बाधा आती है, तो उस इच्छा पूर्ति के लिए वो कोई भी गलत कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना, पीटना, सिर वो किसी का भी सिर फोड़ कर के चले आना, ये सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये किशोरावस्था के बहुत गलत लक्षण हैं। इसके विषय में भी कल हम बात करेंगे कि हमें इसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह से उसके अंदर एक समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। उसे अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार तो वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, परंतु कई बार अपने दोस्त को बहुत अच्छा समझने लगता है। माता-पिता की भी बात नहीं सुनता और अपने दोस्त के साथ ही घूमना-फिरना, उसकी बातें ही समझना वो ज़्यादा समझता है। उसको ये अधिक महत्ता देता है। इसके साथ-साथ उसके अंदर बहिर्मुखी प्रवृत्ति का भी विकास होता है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो। उसमें सबके व्यापक क्षेत्र में वो पहुँचना चाहता है। उसमें आत्मनियंत्रण भी आ जाता है, सहयोग भी आ जाता है, अनुशासन भी आ जाता है, आत्मनिर्भरता भी आ जाती है। इस तरह की बातें जब होती हैं, तभी तो हमने आज का टॉपिक रखा है, युवा होता किशोर क्यों ना मचाए शोर। क्योंकि उसके अंदर एक क्रांतिकारी शोर मचता जा रहा है। उसको हम कैसे टैकल करें, उस शोर को हम कैसे शांत करें, उस शोर को हम सही दिशा कैसे दें, इस बात के लिए हम श्री अरविंदो सोसाइटी प्रतिबद्ध है। और अब अगले सेशन में हम आपको ये बताएँगे कि आप इसके साथ उस किशोर जो तारुण्य से युवा होने की तरफ जा रहा है, उस किशोर को हम किस तरह से टैकल करें। आइए इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।